अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपने सोर्स के अंदर अपनी जो भी कोई आपकी फाइल है इसको आप लिंक में भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि गलती आप लोगों के असाइनमेंट में मैंने देखी, वो ये थी कि कुछ लोगों ने बीच में इमेज ऐड किया हुआ था। लेकिन आप लोगों ने जो इमेजेस ऐड किए वो इमेज आपके कंप्यूटर पे वो जिस लोकेशन पे पड़े हुए हैं, मेरे पास तो वो उस लोकेशन पे नहीं है ना, तो मुझे वो इमेजेस शो नहीं होते। तो जब मैंने आपको जिप फाइल बनाने का कहा था, तो जिप फाइल में मुझे भी उसे याद नहीं रहा आप लोगों को बताना, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा कि जो इमेज या जो भी कोई आपकी मीडिया फाइल है जिसको आप अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करवा रहे हैं, उसको आप उसके जिप फाइल में या जो भी कोई आपने उसकी कंप्रेस्ड फाइल बनाई है ना उस प्रोजेक्ट की, उसके अंदर आप उसके इमेजेस को, उसके ऑडियो वीडियो को जरूर ऐड करते हैं। आप ऐसे नहीं उसको कर सकते, क्यों? क्योंकि जब आप मुझे सेंड करेंगे या किसी दूसरे पीसी के ऊपर या किसी दूसरे लैपटॉप के ऊपर, किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर वो वेब पेज को लोड करेगा, तो उसको वो इमेज या वो ऑडियो या वीडियो शो नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये माई सॉन्ग डॉट एम पी थ्री करके एक फाइल का नाम लिखा है, इस फाइल को जब तक मैं अपने प्रोजेक्ट की जिप फाइल के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगी, और जिप फाइल के अंदर इंक्लूड करके उसका आपको फायदा फिर पता है क्या होता है? एक मिनट में यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे अभी एसआरसी के आगे मैंने ब्रैकेट्स डाले हैं ना, तो ये अब आप देखें, अब मेरा एक फोल्डर है, आर्काइव है उसका नाम। चले मैं इसके अंदर, अब आर्काइव के अंदर वैसे यहाँ पे कोई चीज है नहीं इसके अंदर एमपी3 फाइल, लेकिन बताने का देखिए मकसद ये है कि मैंने एक बेसिकली फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम आर्काइव है। अब उसके अंदर जो भी, मिसाल के तौर पे अगर मैंने इमेजेस ऐड करने हैं, तो मैं आर्काइव और इमेजेस वाले फोल्डर पे जाऊंगी। आप एक सेपरेट इमेजेस का फोल्डर बताएं, उसके अंदर जो है ना आप बना दें जितने भी आपने इमेजेस ऐड करने हैं उन सबको आप उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर ऐड करें। जितने आपने ऑडियोज ऐड करनी है उनको आप ऑडियो फोल्डर के अंदर ऐड करने एक फोल्डर बना के, फिर अगर जितनी आपने वीडियो ऐड करनी है आप एक वीडियो का फोल्डर बनाए, उसके अंदर आप वो वीडियोज ऐड कर दें। और उसको आप उसी जो मेन आप यहाँ पे, जैसे हमारा मेन फोल्डर है वो आर्काइव है, अब आर्काइव के अंदर आप HTML की जो फाइल है अपनी वो भी ऐड करें, CSS की जो फाइल है वो भी ऐड करें, और फिर उसको लिंक इस तरह से दें, जो आपने SRC देना है वो इस तरह से दें। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे मैं अपनी कोई पिंक डॉट जेपीजी फाइल में लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब इस नाम से जो भी कोई फाइल होगी इमेजेस के अंदर वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी ये फोल्डर क्योंकि एम्प्टी है, इसके अंदर कोई फाइल है नहीं, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगी। लेकिन अब चले मैं आपको एक और यहाँ पे काम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो अब आप मिसाल के तौर पे देखेंगे, आप ये जो आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स हैं, इन सब फोल्डर के अंदर इमेजेस मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। आप मेन फोल्डर पे चले, अब ये देखें इसके अंदर जितने इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली उन सबको शो करवाता है। इसे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते, जितनी आपकी जो भी लिस्ट है इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आपको फायदा ये होता है कि ये एक ऐसा एड्रेस असाइन हो जाता है, वो एड्रेस आपकी वेबसाइट को वेब पेज के अंदर रहता है, और अगर वो फाइल आप मेरे साथ या किसी और के साथ भी शेयर करते हैं तो वो इसी एड्रेस पे क्योंकि होती है, और आप ये पूरा जब आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो आप वेबसाइट के फोल्डर को कंप्रेस करके मेरे साथ शेयर करेंगे, और उसको जब ये सोर्स आपने या जो आपने रेफरेंस दिया है, यूआरएल दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, तो इससे आपका जो इमेज होगा या जो भी आपकी ऑडियो है, वीडियो है, वो दूसरे के कंप्यूटर पर लोड हो जाएगी बगैर किसी मसले के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम SRC में आप कोई भी जब जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया है ना, इसी तरह से आप जब आप ऐड करते हैं तो आप अपने फोल्डर्स के अंदर जाके, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको वेबसाइट का मेरा जो फोल्डर के अंदर अगर मैंने कोई ऑडियो ऐड की होती, तो यहाँ पे आगे उसका नाम आ जाता माई सॉन्ग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डॉट MP3, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपकी वेबसाइट के अंदर ये प्रॉपर यूआरएल हो गया है। अगर आप सिंपल इसको नाम देना चाहते हैं तो सिंपल नाम देने का फिर मकसद क्या होगा कि जिस फोल्डर के अंदर आपने HTML ऐड किया हुआ है, उस HTML के अंदर ही आपने अपना जो ऑडियो फाइल है उसको रखा हुआ, उसको आपने फर्दर किसी फोल्डर में ऐड नहीं किया, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन सोर्स के अंदर बताने का मकसद है कि बेसिकली आप डिफाइन करते हैं आपकी ऑडियो का जो सोर्स है वो क्या है। फिर आप इसके साथ ही एक और एट्रीब्यूट असाइन करते हैं, वो आप इसकी टाइप दे देते हैं। टाइप में आप बताते हैं कि ये आपकी ऑडियो है, ठीक है, और इसका फॉर्मेट MP3 के लिए आप लिखते हैं MPEG,
ठीक है, आप अपने जो टाइप देते हैं उस टाइप के लिए आप जो है ना साथ में audio/mpeg लिखते हैं, ये आपने टाइप असाइन करने होते हैं। जिस तरह से हमने उस दिन फॉर्म के अंदर देखा था कि अगर जैसे आपने टाइप इनपुट के लिए अगर आपने रेडियो बटन डालने हैं तो उसकी टाइप आप रेडियो लिख देते हैं, अगर आपने चेक बॉक्स ऐड करें तो उसकी टाइप आप चेक बॉक्स कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब आप ऑडियो ऐड करते हैं तो उस ऑडियो लिख के तो उसकी आप जो टाइप होती है वो एमपीईजी टाइप डिक्लेयर करा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके इस इमेज के सॉरी जो आपका ऑडियो फाइल है उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट ऑडियो फाइल। ठीक है, ये आपने जो भी कोई टेक्स्ट डिक्लेयर करवाना था वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया, और ये अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपका ऑडियो जो है वो प्ले हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी ऑडियो फाइल नहीं है तो इसमें अब मैं इसको रन करूँगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चले इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। और देखेंगे उसने कुछ शो नहीं करवाया क्योंकि इस नाम की कोई ऑडियो फाइल है ही नहीं, वो क्या लोड करवाए। खैर अच्छा, इसको एक चीज मैं आपको बताऊं, इसी के अंदर अब हमने जो बेसिक जो सिंटैक्स हमने देखा है ना, वो सिंटैक्स तकरीबन यही है, और इसी को अब हम कर लेते हैं वीडियो के लिए। ठीक है, वीडियो के लिए आप जो ऑडियो का टैग है ना, इस ऑडियो के टैग के अंदर आप वीडियो लिख। ठीक है, इसके अंदर जो आप सोर्स है, इस सोर्स पे आप उस वीडियो का सोर्स बता देंगे, और जो टाइप है आपकी उस टाइप में आप ऑडियो को रिमूव करके यहाँ पे आप उसकी टाइप, और यहाँ पे अब आप ऑडियो की बजाय वीडियो लिख के तो इसको आप जो है MP4 कर दें। और ये मिसाल के तौर पे माई सॉन्ग ही मेरी वीडियो का भी नाम है और इसकी एक्सटेंशन है .mp4। तो अब इस तरह से करके आप अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपके पास ट्रैक आ जाता है, ठीक है, ट्रैक जो मैंने आपको बताया था कि हम ऐड कराते हैं अपने सबटाइटल्स बताने के लिए जो आपकी वीडियो ऑडियो के लिए होते हैं, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, अब जो वीडियो आपने ये लिंक दे लिया यहाँ पे, ठीक है, इस वीडियो का सोर्स देने के बाद नीचे अब आप एक और टैग देते हैं, ट्रैक। इस ट्रैक के अंदर अब आप SRC देंगे। ठीक है, SRC में जो भी कोई आपकी उस फाइल का लिंक होगा वो आप दे देंगे, और उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए .vtt, ताकि सिस्टम .vtt जो एक्सटेंशन फाइल होती है उसको सबटाइटल रीड करता है। फिर आप इसकी देंगे काइंड, एट्रीब्यूट है उसका। काइंड के अंदर आप बताएं, देखिए अब वो यहाँ पे आपको कैप्शंस, चैप्टर्स, डिस्क्रिप्शंस, मेटा डेटा और सबटाइटल्स बता रहे हैं, यहाँ से आप सबटाइटल्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसकी SRC लैंग्वेज बताएंगे, यानी कि ये आपका किस लैंग्वेज में है, ये मिसाल के तौर पे आपके इंग्लिश में सबटाइटल्स हैं वो डिक्लेयर हो गए। और उसके बाद फिर आप इसका लेबल दे देंगे, वो आप मिसाल के तौर पे इंग्लिश दे दें, या जो भी कोई आप इसको लेबल देना चाहते हैं वो आप इसका लेबल यहाँ पे असाइन कर सब टाइटल्स के लिए। जिस तरह से हमने अपने फॉर्म में देखा था कि हम लेबल असाइन करते हैं, उस तरह से आप सिर्फ लेबल अपने जो ट्रैक है या जो आप SRC फाइल दे रहे हैं या जो आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाया फॉर ये सब टाइटल्स, उसका सिर्फ आप लेबल यहाँ पे ऐड करें। ये जो सब टाइटल्स आपने ऐड करवाए हैं ये ट्रैक का जो टैग है इसके थ्रू होते हैं, और ये ट्रैक का टैग आप हमेशा ऑडियो या वीडियो का जो टैग है उसके अंदर यूज करते हैं। जिस तरह से हमारा जो सोर्स टैग है उसको हम इसके अंदर यूज करते हैं इन दो टैग्स के अंदर, उसी तरह से आपका जो ट्रैक टैग होता है वो भी इन दोनों के अंदर यूज होता है, क्योंकि इट इज यूज टू डिक्लेयर द सब टाइटल्स फॉर दैट स्पेसिफिक ऑडियो और वीडियो। तो जब तक आप इसको उसके अंदर यूज नहीं करेंगे इस ब्राउजर को क्या पता चलेगा कि आपने ये जो सबटाइटल्स डालें ये आपने किस फाइल के लिए डाले। ठीक हो क्या? अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास मेटा टैग्स हैं। मेटा में जो है ना आप वेब पेज के का मेटा डाटा टाइप करते हैं। मेटा डाटा जो है, अगर किसी बंदे को SEO से कोई वाकफियत हो तो आपको पता होगा कि मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा इज बेसिकली दैट टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जब आपका वेब पेज जो है या जो आपकी वेबसाइट किसी गूगल सर्च में अपीयर होती है तो वहाँ पे जो आपका टेक्स्ट नीचे लिखा होता है वो कुछ लिंक जिसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो जो टेक्स्ट होता है उसको आप मेटा डाटा कहते हैं, और ये यूजर को शो नहीं होता। और ये जो लिंक टैग है नीचे, लिंक टैग जो होता है आपका, जैसे मैंने आपको आज भी हमने डिस्कस किया है कि जो लिंक टैग होता है, लिंक टैग इज बेसिकली यूज
टू गिव रेफरेंस और टू गिव लिंक फॉर दोज एक्सटर्नल फाइल्स, जिसमें आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स आती है, jQuery की फाइल आती है, फिर आपने कोई CSS एक्सटर्नल फाइल डिक्लेयर करवाई है, तो उसका जो लिंक होता है वो आप लिंक टैग के अंदर देते हैं, ठीक है। देन यू हैव जनरल टैग्स। जनरल टैग्स में आपके पास div टैग आता है। div टैग के आपके इसको आप यूँ कह लें कि कंटेनर्स होते हैं div। अब यहाँ पे इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना एक div टैग डिक्लेयर करें। नॉर्मली जो CSS HTML में हम काम करते हैं वो हम divs के अंदर ही करते हैं, यानी कि आपकी एक div होती है, उस div के अंदर फिर आप फर्दर उसको जो है ना आप p टैग्स दे देते हैं, h टैग, h1 h2 सारे टैग्स आप उसके अंदर ऐड करते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है या जो आपकी वेबसाइट, अगर आपने उसमें सेक्शन ऐड करने हैं तो वो आप div के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उसके अंदर मिसाल के तौर पे जितने p टैग्स हैं आप उनको देना ऐड करना चाहते हैं एक ही डिव के अंदर, तो उसको आप इस तरह से कैसे, मतलब आपने ग्रुप करना है, अगर अपने एलिमेंट्स को आपने अपने टैग्स को ग्रुप करना है तो उसके लिए आप नॉर्मली जो अप्रोच यूज करते हैं वो डिव की होती है। वैसे आपने जो टैग्स यूज किए हैं अभी यहाँ पे भी जो आपको नजर आ रही है फ्री फ्लोटिंग टैग्स हैं, जो कुछ आप इसमें इंसर्ट करेंगे जो स्टाइल करें वो साइड पे आपको शो होता रहेगा। लेकिन जो आपके डिव टैग होते हैं, डिव टैग के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को बाकायदा ग्रुप कर सकते हैं, और जो इसका फायदा आपको तब होता है, अभी बेशक ये आपको यूजलेस काम लग रहा हो, लेकिन जब आप इसकी स्टाइलिंग करते हैं ना, जब हम इसको CSS में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी फायदेमंद चीज होती है। देन वी हैव डिक्लेयर्ड और div टैग। div टैग के अंदर हमने अपना p टैग दे दिया। p टैग के अंदर अब हम क्या टेक्स्ट इंसर्ट करें। पाकिस्तान came into being on। अच्छा, अब ये जो मेरा p टैग है इसके अंदर मैंने एक ये लाइन लिख दी है। इसके अंदर एक h1 टैग हम दे देते हैं। अच्छा, एक का H1 टैग हमने ये दे दिया, ठीक है। अब इसी डिव को मैं कॉपी करके एक यहाँ ये कंप्लीट डिव को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और इसको हम एक और डिव बना देते हैं। यहाँ पे जो अब है इसको मैं इंडिया लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब जो है ये मिसाल के तौर पे मैंने जो आपको इनलाइन CSS का बताया था वो भी मैं आपको यहीं करके दिखाती हूँ। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ये। अच्छा, CSS ब्रैकेट्स का सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि देखिए जैसे ही आप एक प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो साथ में आपको वो सजेशन देते हैं, और आप जो आपकी कीबोर्ड कीज होती हैं उनके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कुछ आपने उसमें से सिलेक्ट करना होता है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। यहाँ से हम एक्वामरीन सेलेक्ट कर लेते हैं कलर इस डिव के लिए। इसका जो हम स्टाइल, अच्छा ये देखें आप, ये सिंटैक्स होता है इनलाइन CSS के लिए, ठीक है। ये भी आप लोग साथ साथ जो है ना इसको थोड़ा सा नोट करते जाएं। और यहाँ पे अब आपने जो बैकग्राउंड कलर दे लिया है इसको, इस बैकग्राउंड कलर में आप बर्ली वोट कर लें, चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको अब हम सेव करते हैं और ये देखते हैं। अच्छा, अब ये इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस है। ये स्पेस जो है ना आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट दो डिव्स को, ये देखें, ये उसके साथ यहाँ पे अब मेरा जो p टैग था प्रीवियसली, ये जो ये वाला p टैग था यहाँ पे ये मेरा p टैग एंड हो गया, लेकिन उसके बाद इसकी कुछ स्पेसिफिक पैडिंग है, मार्जिन है इसके बीच में। यहाँ से इसके आप लेफ्ट राइट पे देखें, इस ये एक डिव है आपकी, ठीक है, और इसके लेफ्ट राइट पे पैडिंग है, टॉप बॉटम पे पैडिंग है। देन दिस इज योर सेकंड डिव, इसके यहाँ पे लेफ्ट राइट पे इसकी भी पैडिंग है, इसके टॉप और बॉटम पे भी पैडिंग है। ये होता है आपके डिव का जो आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट, अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना, यानी आपकी जो ये एक डिव है, इसका आपने कलर जो भी आपने असाइन करेंगे, आप इसको मिसाल के तौर पे इसको हम और काम कर लेते हैं ना। अच्छा, अब बैकग्राउंड इमेज भी आप यहाँ पे देखें कि आप कैसे पुट करते हैं। ये आपने URL दे दिया यहाँ पे। अब अच्छा, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज के अंदर अब आपने इमेज कैसे प्लेस करना है। इसका जो बैकग्राउंड इमेज होता है इसको आप इमेज SRC वाले मेथड से नहीं करते, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि आप कैसे इमेज ऐड करा सकते हैं। इसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं, उसके आगे आप URL लिखते हैं, URL के आगे ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर अब आप लिंक देंगे
जहाँ पे भी आपका इमेज पड़ा हुआ है, जो इमेज आप ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ऐड कराना है इसके अंदर। अब मैं इसको सेव कराती हूँ। अच्छा, अब देखें इसके पीछे वो इमेज जो है ना वो ऐड हो गया। अब मैं एक और काम इसमें करूँ कि हम इसकी हाइट जो है वो डिफाइन कर देते हैं स्पेसिफिक डिव की। तो इसको हम अगर 400 px कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ये कॉलन सिर्फ कॉमा नहीं आता, कॉलन ऐड करते हैं आप, सेमी कॉलन। और ये जो है, अब आपका देखें जो भी कोई इमेज था उसकी हाइट जब आपने 400 कर दी है, तो अब नॉर्मल, अब ये देखें नीचे वाला डिव जो है इसको मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं दी, मतलब इसकी हाइट वेट मैंने डिफाइन नहीं की। लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसकी मैंने जितनी हाइट डिफाइन की है उसके हिसाब से देखें, उसको मैंने अगर 400 px लिखा है तो वो 400 px उसने उसकी डिव की जो हाइट है वो एक्सटेंड करके उसका इमेज उसके पीछे शो करवा दिया। तो ये काम होता है आपके डिव्स का। अब ये इस डिव में मैंने इमेज देना था, मैंने इसको इमेज सेपरेट असाइन कर दिया। अब इस डिव में मैंने जो है कलर देने में इसको सेपरेट असाइन कर सकती, लेकिन अगर मैं एज अ होल बैकग्राउंड इमेज का जो है प्रॉपर्टी दे दूं, या जो इस पूरे वेब पेज के लिए बैकग्राउंड इमेज जो है या बैकग्राउंड कलर में पिंक कर दूं, तो फिर ये पूरा वेब पेज जो है पिंक हो जाएगा और मैं एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकती। तो उस चीज को जो है ना हम खत्म करने के लिए यूज करते हैं डिव्स। और डिव्स के अंदर फिर आप अपना डेटा प्लेस करते हैं और उसको आप स्टाइल कर सकते हैं लाइक जैसे आप चाहें। फिर अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्पैन का टैग है आपके पास। स्पैन टैग जो होता है ना, अब ये इनलाइन सेक्शन होता है, स्पैन को आप हमेशा इनलाइन में स्टाइल कराते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये चाहती हूँ, एक चीज हम एक और लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन was passed on। अच्छा, अब इसके आगे जो मैं चाह रही हूँ जो टेक्स्ट हो उसका मैं कुछ और तरह से उसका डिस्प्ले हो, तो उसको हम स्पैन टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ऑन 23rd मार्च 1940। ठीक है। अच्छा, अब स्पैन का अगर मैं स्टाइल कर दूँ, फॉन्ट वेट मिसाल के तौर पे हम इसको दे देते हैं, और इसका फॉन्ट वेट आप 700 कर दें, और इसका जो कलर है वो आप यहाँ पे कर देंगे, लेट्स से इट इज डार्क ब्लू। ठीक है। और जो फॉन्ट साइज है इसका वो आप कर दें 24 पॉइंट्स। अच्छा, अब आप इसको जरा रन करें। ये देखिए, पीछे से जो आपका टेक्स्ट है वो कुछ और तरह से आ रहा था, सही है। और ये जो आपका टेक्स्ट है ये पैन में क्योंकि मैंने डिक्लेयर कराया था तो ये और तरह से। अच्छा, अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे पी को तो हमने कोई स्टाइलिंग नहीं दी, तो पी को अगर स्टाइल दे तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। ठीक है, पी को आप स्टाइल दे दें, देखते हैं कि पी का स्टाइल देने से क्या होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप इसका जो कलर है, चलिए कलर ही करके देखते हैं। वो इस सब का पूरे का कलर जो है वो आप एक्वा कर दें फॉर एग्जाम्पल। आप इसको रन करके देखिए, पूरे जो पी टैग में आपका टेक्स्ट था वो एक्वा कलर में हो गया, लेकिन जो आपने स्पैन के अंदर डिक्लेयर करवाया था वो चेंज नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रही। अब इसका मैं एक और चीज मैं आपको फॉन्ट साइज करके दिखा देती हूँ, चलो। फॉन्ट साइज इस सब का आप 30 पॉइंट्स कर दें, सेव करें इसको। देखिए उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है लेकिन इसका फॉन्ट उतना ही रहा है, इसका शायद आपको डिफरेंस इतना ना फील हो। चलो मैं 50 पॉइंट्स करके दिखाती हूँ। देखिए वो सारा जो पी टैग का टेक्स्ट था वो 50 पॉइंट्स पे हो गया है, टेक्स्ट फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है। लेकिन जो मेरा स्पैन का टेक्स्ट था वो उसी तरह से ही है, वो अगर मैंने उसको 24 पॉइंट्स डिक्लेयर करवाए थे तो वो 24 पॉइंट्स ही है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है। देन यू हैव हेडर टैग। हेडर टैग को हमने देखा है, इसके अंदर आप अपने तमाम जो वैल्यूज आपने अपने हेडर में ऐड करेंगे, आपका जो मेटा है, लिंक टैग है, वो सब का सब आपके हेडर के अंदर शो होता है। टाइटल टैग जो आपका वो आप हेडर के अंदर डिक्लेयर कराते हैं। देन आपका मेन टैग होता है, मेन टैग में आप जो मेन कंटेंट होता है वेब पेज का इसको आप बॉडी के अंदर प्लेस करते हैं, मेन टैग बॉडी टैग। देन यू हैव मेन टैग, एंड मेन टैग के अंदर आप फिर डिव्स और सारे टैग्स यूज करते हैं।
देन यू हैव फुटर टैग, आपकी जो वेब पेज होता है, वेब पेज पे एक स्पेसिफिक, अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, उनके नीचे एक फुटर जरूर बना होता है जिसमें उनका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट या कुछ लिंक्स वगैरह या सब्सक्राइब टू द न्यूज लेटर टाइप ऑप्शन दिए होते हैं। वो सारा जो वेब पेज का फुटर होता है उसको आप बजाय डिव के अंदर डिक्लेयर कराएं, सेक्शन बनाएं उसका, उसको आप बना देते हैं आपका जो होता है फुटर टैग होता है उसके अंदर आप उसको डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका जो यहाँ पे है आर्टिकल टैग है। आर्टिकल टैग जो है आपका, उस आर्टिकल टैग के अंदर आपने अगर कोई आर्टिकल लिखना है अपनी, अब पी टैग जो है, पी टैग आपका और तरह से बिहेव करता है, लेकिन जो आपका आर्टिकल होता है वेब पेज का, जो मिसाल के तौर पे आर्टिकल आपने कोई लिखना है उसके अंदर, या अगर आप आर्टिकल ऐड करवाना चाहते हैं, कोई सेपरेट फाइल का है, कोई कोर्स आप उसको दे रहे हैं, कोई लिंक ऐड करा रहे हैं, तो उसके वो जो आप पेश कराते हैं उसको आप आर्टिकल टैग के अंदर पेश कराते हैं। उसके बाद जो है आपके पास है सेक्शन का टैग है। सेक्शन जो है ये आपके सेक्शंस को डिफाइन करता है। सेक्शन जो है इसको आप प्लेस करा सकते हैं। सेक्शन का ये आपको फायदा होता है कि जो डिव टैग होता है आपका, उसको आप सेक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शंस आपके होते हैं, सेक्शंस आपके डिफाइंड हाइट के होते हैं, उनके अंदर डिफाइंड आपका विड्थ होती है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सेक्शंस जो होते हैं वो एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है और डिव को आप उसके अंदर प्लेस करा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी मर्जी का कस्टमाइज सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक सेक्शन की हाइट इतनी हो, एक की हाइट इतनी हो, विड्थ इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो उसके लिए फिर आप डिव का टैग जो है वो यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक ही गो में एक ही सेक्शन में पूरा वेब पेज बनाना चाह रहे हैं तो आप फिर एक सेक्शन का टैग लगाएं, उस सेक्शन के टैग के अंदर आप डिव का टैग पुट करें, फिर एक टैग, दो टैग, तीन टैग, जिस तरह से फिर आप फर्दर अपने सेक्शन को बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बनाएं। लेकिन मेजर जो टैग होगा आपका वो एक सेक्शन का ही होगा। सेक्शन के अंदर सेक्शन नहीं आ सकता, लेकिन सेक्शन का डिव जरूर आ सकता है। देन यू हैव डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग के अंदर आप अपने सेक्शन को डिफाइन करते हैं और वो आपके यूजर की मदद, मिसाल के तौर पर आप अक्सर देखते हैं कि आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, उसके सामने एक पॉपअप आता है, एक नोटिफिकेशन शो होता है, उस नोटिफिकेशन को आप क्रॉस कर सकते हैं या आपकी मर्जी आप उसको व्यू कर सकते हैं। वो आप हाइड करने का, व्यू करने का ऑप्शन जो यूजर के पास आता है वो उसको आप शो कराते हैं डिटेल सेक्शन के अंदर, डिफाइन करते हैं उसके अंदर। देन यू हैव समरी। समरी में आपने जो आप डिफाइन द विजिबल पार्ट ऑफ द डिटेल्स एलिमेंट। अब जो आपने डिटेल्स एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी आपकी जो आप कह लें कि विजिबल पार्ट था आपका, जो आपने कस्टमर को या यूजर को शो करवाना है, उसको आप डिफाइन करवाते हैं इन द समरी टैग। देन यू हैव स्टाइल टैग्स। स्टाइल और प्रोग्रामिंग टैग है आपका। इसमें आप देखें आपके पास है जी, ये देखिए दो टैग्स हैं यहाँ पे, एक स्टाइल टैग है और दूसरा जो है ना आपका स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग जो होता है इसको आप यूज करते हैं इसी HTML फाइल के अंदर, और उसमें आप अपनी जो jQuery की कमांड होती हैं, जावास्क्रिप्ट की कमांड होती हैं, उसका जो कोड होता है वो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। उसके लिए भी वही बात है CSS की तरह, तो उसकी आप एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं, उसका आप लिंक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसी HTML फाइल के अंदर उसको डिक्लेयर करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट या jQuery के लिए इनलाइन वाला सीन नहीं होता, उसको आप यहाँ जो है ना कर सकते हैं। इंटरनल डिक्लेरेशन होती है या एक्सटर्नल होती है, जिसमें CSS की हम बात करें। इंटरनल अगर आप करना चाहते हो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं, और जो आपकी CSS इंटरनल CSS होती है उसको अगर आपने डिक्लेयर करवाना है तो आप अपने स्टाइल टैग के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं। और ये था आपका बस HTML टैग्स थे। ठीक है, इसके बाद हमने जो CSS टैग्स की बात की थी उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल और फाइल बनाते हैं। ठीक है, न्यू फाइल आप क्रिएट करें और इसको आप सबसे पहले सेव करा दें, ताकि मैं आपको बताऊं कि इसके आप एक्सटेंशन वगैरह कैसे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोई आपकी लोकेशन है जहाँ पे आप ऑलरेडी सेव कराते हैं, वहाँ पे जो है ना आप अपनी फाइल को सेव करा दें। Let's see, इसको आप brackets में दें। इसका आप नाम रखते हैं माई शीट या माई स्टाइल शीट करने डॉट CSS। ठीक हो गया।
सेव कर हो जाएगी। इसके अंदर अब मिसाल के तौर पे आपका जो यहाँ पे हमने इनलाइन सीएसएस डिक्लेयर कराया था, इसको चलो रहने देते हैं, इसको हम यहाँ से ख़त्म करके ई के लिए जो हमने किया, इसको आप कॉपी करें यहाँ से और इसको हम एक्सटर्नल फाइल में पेस्ट करा दें। यहाँ पे अब आप कैसे करेंगे, ये आपने पी पुट किया, ये सिलेक्टर है आपका। इसके अंदर अब आप कलर लेट्स से आप इसको जो है ना डार्क ग्रीन कलर दे रहे हैं। इसके एंड पे आप सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आप इसको फॉन्ट साइज दे दें 45 पॉइंट्स। देन यू हैव फॉन्ट फैमिली है, इसमें आप इसको टाइप दे दें, ठीक हो गया। और टेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने के लिए थैंक यू, इसको आप सेव करें। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें कि ये अभी तक जो है ना आपके किसी भी उसके ऊपर जो आपने टेक्स्ट पेस्ट किया था उसको स्टाइल उसने नहीं किया। स्टाइल क्यों नहीं हुआ वो, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे इसके हेड टैग के अंदर उसका लिंक पेस्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप लिंक का टैग यूज करें, इसके अंदर आप अच्छा इसके लिए आप यहाँ पे स्टाइल शीट देते हैं। ठीक है, और स्टाइल शीट देने के बाद फिर आप यहाँ पे जो है HREF देते हैं। अब इस HREF के अंदर अब आप अपनी स्टाइल शीट जो भी आपने उसका नाम रखा है उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको सेव कर, हाँ जी। अब देख, अब क्या हुआ है कि जितने भी पी थे उन सब के ऊपर मेरी जो ये वाली सेटिंग थी ये ये अप्लाई हो गई, डिस्पाइट के वो किस डिव के अंदर है, वो किस जगह पे है, उस चीज को उसने नहीं देखा, बस उसने वो सेटिंग उसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर दी है। सबका कलर डार्क ग्रीन हो गया, जो मैंने स्पैन में ऐड किया था स्पैन का कलर तो वैसे ही, क्योंकि स्पैन का इनलाइन होता है और वो चेंज नहीं होता। लेकिन बाकी जो पी टैग था वो आप देखेंगे उस सबका जो फॉर्मेटिंग है या जो उसकी स्टाइलिंग है वो किस तरह से होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ ये चाहूँ कि जो पी टैग है मेरा, लेट्स सी ये वाला जो पी टैग है यहाँ पे पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th अगस्त वाला, इसको अगर मैं क्लास नेम दे दूँ पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सेटिंग्स है वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो, तो अब यहाँ से ये पी मैंने रिमूव करना है, डॉट पाकिस्तान लिखना है। अच्छा, ये देख, अब जिसका क्लास नेम मैंने एंटर किया यहाँ पे उसके ऊपर सिर्फ ये सेटिंग जो है वो अप्लाई हो। अगर मैं नीचे वाला जो डिव है इस डिव का जो, इसको भी मैं क्लास दे दूँ, इसको भी मैं पाकिस्तानी असाइन कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी देख, यानी कि जो मेरा एक प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर करवाई थी वो मेरी मल्टीपल जब पी टैग्स के ऊपर या पैराग्राफ्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवानी। अच्छा, ये भी पी टैग है मेरा, ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये भी पी टैग के अंदर लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिक क्लास के लिए ये लिखा है, तो जिस जिस क्लास का नाम पाकिस्तान होगा उसके ऊपर ये जो भी कोई मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। देन यू हैव, अच्छा यहाँ पे हम इसकी आईडी डिक्लेयर करा देते हैं। ठीक है, आईडी आप यहाँ पे इसकी लिखते हैं इंडिया लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इंडिया के लिए अलग से स्टार लिखना है, तो वो आप पहले हैश का फंक्शन यूज करेंगे, सॉरी हैश लिखेंगे आप, उसके बाद ब्रैकेट्स देंगे, जो आपका आईडी का नाम होगा वो लिख लिया, हैश के बाद आईडी का नाम, यहाँ पे अब इसका कलर अगर मैं दे दूँ ऑरेंज, ऑरेंज रेड कर लेते हैं चलो, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो चलें 16 पॉइंट्स कर देते हैं। तो ये आप साथ साथ वो आपको, ये लाइव प्रीव्यू है ना, तो जो आप यहाँ पे चेंजेस करें वो आपको करता हुआ दिखा रहे सर। यहाँ पे हम इसकी फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जांपल कर्सिव कर देते हैं, तो आप देखेंगे उसके ऊपर वो आपको
इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है। ये अब आपका सिलेक्टर की तीनों टाइप्स जो आज हमने देखी थी वो हमने देख ली है। फिर हम मिसाल के तौर पे ये चाहते हैं, आप अपनी एक डिव के ऊपर, एक पूरी डिव के ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ से आप ये स्टाइल ख़त्म करें, ठीक है, ये भी आप ख़त्म करें, ये जो हमने इनलाइन सीएसएस किया हुआ, और इनको हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक अच्छा, इससे क्या होगा कि मेरी जितनी डेव्स है ना उन सब के अंदर जो उनका बैकग्राउंड कलर होगा वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एंटीक वाइट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको जो है वो इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि इस डिव की जो हाइट है वो ज़्यादा है और इस डिव की हाइट कम है। इसने खुद को जो है एडजस्ट किया हुआ है इसके टेक्स्ट की जो भी फॉन्ट साइज था इसके अंदर, जो इसका टेक्स्ट था उसके हिसाब से। अगर मिसाल के तौर पे हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम कर देते हैं तो देखें वो ऑटोमेटिकली उसकी जो हाइट है वो कम होगी। और अगर मैं इसका टेक्स्ट जितना वो टेक्स्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, अगर मैं इसको 240 कर दूँ तो ये उसी हिसाब से देखें ये डिव बहुत लंबी हो गई है। टेक्स्ट तो चले स्क्रॉलेबल हो गया, लेकिन ये देखें जितनी मतलब टेक्स्ट की हाइट थी या जितना टेक्स्ट का फॉन्ट था उसके हिसाब से इसने डिव ने अपनी हाइट को एडजस्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो हमारी मैम ये सिर्फ जो हैश का साइन है, जी जी, हैश का साइन इंडिया के साथ लगाया आपने, ये सिर्फ इंडिया के साथ ही क्यों आया, डिव और पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि जो यहाँ पे आप देखें ये जो पी टैग है, इस पी टैग को जो मैंने आईडी असाइन की है ये इसका नाम ही मैंने इंडिया रखा। आईडी के लिए जब हम सिलेक्टर देते हैं तो वो हम उसके साथ उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। और वो आईडी जब आपने लिखी होती है तो आईडी का सिलेक्टर देने के लिए आप हैश का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे आप देखें पाकिस्तान के मैंने क्लास का, पाकिस्तान क्लास का नाम, ठीक है, ये इस जो पी टैग की क्लास है वो पाकिस्तान है तो इसके साथ मैंने डॉट और पाकिस्तान लिखा है। और इंडिया क्योंकि आईडी थी तो हैश और इंडिया। और डिव को अब मिसाल के तौर पे आपको वही बताने वाली थी कि अब ये जो इंडिया वाली डिव है मिसाल के तौर पे आप इसकी क्लास असाइन करा दें। जो भी एचटीएमएल का टैग होता है उसके आप एट्रीब्यूट्स असाइन करा सकते हैं, उसकी आप क्लास और आईडी तो मस्ट असाइन करा सकते हो ना। बाकी अगर एट्रीब्यूट्स नहीं भी करा सकते तो इसलिए आप उसको खुले दिल से एट्रीब्यूट्स असाइन कराएं और उसके बाद उसके ऊपर आप प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट करें। देन यू हैव क्लास, यहाँ पे आप क्लास का नाम लिखते हैं इसका इंडिया ही लिखते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी आईडी है ना इसको ये जरा खत्म करके फिर देखें क्या होता है। अच्छा, ये जो आपके टेक्स्ट की फॉर्मेट आपने जो टेक्स्ट को किया था यहाँ से वो तो खत्म हो गया क्योंकि हैश टैग इंडिया काम नहीं कर रहा। अब इंडिया जो है वो एक क्लास का नाम है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इसको आप डॉट इंडिया लिखें और इसके अंदर आप सिर्फ पी को कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब आपने सिर्फ डॉट इंडिया किया तो यानी कि जिस क्लास का नाम इंडिया था उसके अंदर जितना टेक्स्ट है उस सबका कलर उसने ये कर दिया और फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली ये हो। लेकिन जब आपने इसको स्पेस दे के आगे पी लिखा तो यानी कि जो आपकी डिव जिसका नाम इंडिया था उसके अंदर जो पी टैग था सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ पी टैग के ऊपर